नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत सरकार की एक पॉलिसी की, और वो पॉलिसी हेल्थ को लेकर है। आप समझिए कि भारत में अगर सबसे महंगा और सबसे डरावना कुछ है आज की तारीख में, तो वो हेल्थ इश्यूज है। क्योंकि पहले तो हमारा खान पान खराब कर दिया गया, फिर ऊपर से हमको डॉक्टरों ने भी गलत रास्ता दिखा दिया और डॉक्टरों को भी गलत रास्ता बता दिया गया। ग्लोबल मार्केट फोर्सेस जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के थी, उन्होंने डॉक्टरों को सेट कर करके तमाम तरह के ड्रग्स से मतलब है तमाम तरह का साल्ट और ये वो हमको खिलाना शुरू कर दिया, हमको प्रैक्टिस गलत कर दी, जिसकी वजह से हम बीमार हुए और बीमार होते चले, और ये हेल्थ सेक्टर पूरा फल फूल कर बराबर हो गया। आज की तारीख में अगर कहा जाए तो दो चीजों में ही पैसा खर्च होता है किसी भी व्यक्ति का। एक तो बच्चे की एजुकेशन में वो बर्बाद हो जाता है, और दूसरा वो अस्पताल में बर्बाद हो जाता है। एक बीमारी लग गई, आप समझ लीजिए एलोपैथिक के डॉक्टर के पास चले गए या आप अस्पताल चले गए, फिर आप समझ लीजिए कि जीवन पर्यंत ये भाग्य ही आपका होगा कि आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि उस मेडिसिन का एक बाइपर्गेशन होगा, एक दूसरा उसका एक रिपरकेशन होगा, और हम दवा करवाते करवाते निकल लेंगे। औषध आयु भी कम होगी, परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। भारत सरकार इस समय उन बातों को लेकर बहुत चिंतित है। आर्टिकल 21 के तहत एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स 2012 में एक संशोधन किया गया। उसकी लीगल अथॉरिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे राज्यों ने चैलेंज किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और यह कहा है भारत सरकार ये जो प्राइस कैप लगाना चाहती है, असल में आज की तारीख में मोनोपोलिटिक प्राइसिंग जो है उसको सही करना चाहती है। सरकार एक मिनिमम और एक मैक्सिमम प्राइस तय करना चाहती है। आप मल्टी स्पेशलिटी में गए हैं तो इससे ज्यादा फीस नहीं हो सकती, इससे ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता, और आप एक सामान्य हॉस्पिटल में गए हैं तो इतना हो सकता है, यानी कि इतने से लेकर इतना तक ही आप ले सकते हैं, और मिनिमम आप जीरो कर लीजिए, किसी को कोई समस्या नहीं। तो सरकार प्राइसिंग तय करना चाहती है। अब ये तो बड़ा भारी, चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी तो भारत में फल फूल रही हैं, और इतनी फल फूल रही हैं कि जिसका जवाब नहीं है। हर व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, और डॉक्टर बनने के लिए वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, और लाखों करोड़ों रुपए देना चाहता है कि उसको पेपर लीक हो जाए। वो इस इंडस्ट्री में भ्रष्टाचार करने के लिए भ्रष्टाचार करके घुसता है। और हमने गब्बर इज बैक और तमाम इस तरह की मूवियां भी देखी होंगी कि हॉस्पिटलों में क्या क्या होता है और हॉस्पिटल क्या क्या बुरा कर सकते हैं। भारत सरकार ने एक 4 पिलर सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन की पॉलिसी लाया था। भारत सरकार ने सबसे पहले यह कहा कि हम मार्केट एथिक्स एंड अफोर्डेबिलिटी को रेगुलेट करेंगे, यानी कि हम कॉस्ट कम करेंगे, उसकी कैप लगाएंगे। हम अनएथिकल फार्मास्यूटिकल प्रमोशंस को रोक देंगे। पीछे आपको याद होगा कि 2024 में केंद्र सरकार ने एक और पास किया था कि कोई किसी भी डॉक्टर को कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई गिफ्ट नहीं दे सकती, उनको यात्राएं नहीं करवा सकती, उनके टूर नहीं करवा सकती, और उनके जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसका भी खर्चा नहीं उठा सकती। 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कुछ तय किए थे, इससे ज्यादा का वो दे नहीं सकती, और अपने टोटल डोमेस्टिक जो उसका टर्नओवर है उसका 0.4% या 0.5% से ज्यादा वो किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, अपने रिटर्न में भी नहीं दे सकता। वो नंबर 2 में चलता हो। हालांकि ये बात जब आई, मैंने उस दिन बताया था 1-2 साल पहले, लेकिन उसके बाद बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लोग हमें मिले और उन्होंने कहा साहब हमने रास्ता निकाल लिया है। अब वो बंद हो गया, रास्ता निकाल लिया, अब वो उन रास्तों को भी सरकार बंद करेगी। यानी कि कुल मिलाकर कोशिश की, पहला। दूसरा स्ट्रक्चर भारत सरकार तय करने कोशिश की, दूसरा पिलर बनाने की कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन कैपिटल। उसने इंश्योरेंस नेटवर्क को बढ़ाया और इंश्योरेंस नेटवर्क को अपग्रेडिंग मेडिकल एजुकेशन तक लेकर गई। यानी कि अब जो आयुष मंत्रालय के तहत आता है, जो आयुष से इलाज करवाना चाहता है, जो आयुर्वेद का इलाज करवाना चाहता है, वहां तक इंश्योरेंस चला गया। डिजिटल हेल्थ इंटरऑपरेबिलिटी शुरू कर दी, यानी कि डिप्लॉइंग यूनिफाइड डेटा मैशेस एंड पेपरलेस नेशनल क्लिनिकल इकोसिस्टम, आभा सिस्टम शुरू कर दिया है। आभा का मतलब है आपकी एक 14 डिजिट की आईटी आईडी बनेगी, और उस वो आईडी सरकार के पास डेटा रखेगी। आप पहले अपनी टेस्ट करवा लीजिए, उस आईडी पर
चला जाइए और फिर टेलीमेडिसिन यानी कि फोन के माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सरकार के डॉक्टरों को दिखा सकते हैं, जो सरकार पैनल पर रखती है। सरकार उसका पेमेंट करेगी, आपको वो मेडिसिन बताएंगे, आपके आभा पर डाल देंगे, आप वहां से पर्चा निकाल लीजिए और मेडिसिन बाजार से ले लीजिए। वो डॉक्टर सीधा आपसे संपर्क करेगा जैसे आप डॉक्टर से बात करते हैं। यह व्यवस्था भारत सरकार ने की है। इंटीग्रेटिव एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि असली इलाज तो आयुर्वेद में है। सच ये है कि इलाज तो आयुर्वेद करता है। एलोपैथ के इलाज के मामले में बहुत सारे संशय हैं। वो एक चीज को दर्द बंद करता है तो दूसरी ऑर्गन में समस्या खड़ी कर देता, क्योंकि वो केमिकल से खेलते हैं। और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वो जड़ियों से खेलते हैं। इसलिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने सबसे पहले अलग बनाया। अब क्या है कि ये जो मेडिकल की लाइन है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो अलग है, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग है और आयुष मिनिस्ट्री अलग है। आयुष मिनिस्ट्री अलग होने के साथ साथ एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में बनाया है। जामनगर में नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसको WHO का पहला वो एक्सपेरिमेंटल स्थान है जहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर रिसर्चें हो रही। और पूरे विश्व में भारत सरकार अब चाहती है कि भारत का आयुष यानी कि भारत की जड़ी बूटी, भारत का आयुर्वेद पूरे विश्व के ऊपर प्रिवेल करे। मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से मोदी सरकार ने आयुष मंत्रालय खोलकर इन कामों को करना शुरू किया है, सरकार यह चाहती है कि आयुष की दुनिया में भारत अग्रणी हो और ये जो केमिकल अंग्रेजी दवा है इसको कहीं पीछे फेंक दिया जाए। लेकिन एक साथ बंद नहीं किया जा सकता, ये तो हम सब जानते हैं। इसलिए मेडिकल की सीटें 3 गुनी सरकार ने कर दी। इसके अलावा देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर दी, डॉक्टर भरमार तैयार हो जाए, पूरे विश्व भर में जाए और काम करे। इसके अलावा मेडिसिन मैन्युफैक्चर में भी भारत सरकार ने अपने हाथ पैर डाल दिए। इस सब के बाद भी जो डॉक्टरों का हाल है उसको ध्यान में रखते हुए यूसीपीएमपी का मतलब यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, इसमें जीरो गिफ्ट पॉलिसी भारत सरकार ने लागू की, हॉस्पिटैलिटी को बैन किया और सैंपल कंट्रोल कर दिए कि आप ये गिफ्ट के रूप में किसी को नहीं दे सकते। इसके अलावा भारत सरकार ने औषधि केंद्र खोले, जन औषधि केंद्र, 10,000 से ऊपर जन औषधि केंद्र हैं, जहां पर 85%, 86%, 82%, खासतौर से हेल्थ केयर, हार्ट केयर, डायबिटीज, डायलिसिस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैट्स की जो दवाएं हैं वो 80 से 90% तक सस्ती हैं। आप चाहें तो वहां ले सकते हैं ये वाली, बाकी हो सकता है कुछ महंगी हुई, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत आरोग्य मंदिर बनाना, देश भर में आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जहां आप डे टू डे अपना इलाज करवा सकते हैं। जैसे केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक कहता था, भारत सरकार उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको खोल रही है। यूनिवर्सल सीनियर केयर के मामले में भारत सरकार आगे बढ़ी, 70 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति हो 5 लाख का उसका इंश्योरेंस। प्राइमरी केयर ग्राउंड गेम 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे देश में बना रही है और मेंटल हेल्थ डिस्क्रिमिनलाइजेशन उसने कर दिया है। ये सब कुछ भारत सरकार कर रही है क्योंकि हेल्थ जो है, आज की सरकार ये कह रही है कि हेल्थ हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इतना बुरा जाल पुराना फंसा हुआ है, इसको कैसे तोड़ा जाए। इसको तोड़ने का मतलब सरकारें गिर जाएंगी, इसको सही करने का मतलब, जल्दी सही करने का मतलब गलत हो जाएगा। इसलिए ह्यूमन कैपिटल और स्टैंडर्डाइजिंग केयर की सरकार ने चिंता की, इंस्टीट्यूशनल ओवरहॉल करने शुरू किए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करके नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया। करप्शन की वजह से एमसीआई खत्म हो चुका है और नेशनल मेडिकल कमीशन बनाकर खड़ा कर दिया। यूनिफाइड लाइसेंसिंग की व्यवस्था कर दी है और इसके अलावा एलिवेटिंग पैरामेडिक्स, यानी कि अब 2021 का एक नया कानून लेकर आई सरकार, इनएक्टिंग द एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021, जिसमें इस्टेब्लिशिंग रिलीजियस स्टैंडर्डाइजेशन एंड राइट्स फॉर क्रूअल सपोर्ट स्टाफ, उसके हिसाब से करेंगे। डिजिटल हेल्थ के मामले में सरकार ने 14 डिजिट का एक आभा आईडी, आप इंटरनेट पर आभा आईडी डालिए, आभा ABHAID, ये जो स्क्रीन पर चल रहा है उससे भी नोट कर सकते हैं। आभा आईडी डालिए, अपनी आभा आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं, अपना आधार नंबर उस पर डालिए, आपकी क्रिएट हो जाएगी। पेपरलेस लैब बन रही है, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन
इंटीग्रेशन, यानी कि उस पर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उसमें नंबर भी मिलेंगे। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो आपको बीमारी लगती है उस तरह के डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं और वो आपके ही अकाउंट में वो पर्चा लिखकर डाल देगा। ई औषधि सुगम कर दी गई है। टोटल ट्रांसपेरेंसी के लिए ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ऑनलाइन क्लिनिकल ट्रायल, लाइसेंसिंग, सब कुछ उस आभा से जोड़ दिया गया। भविष्य में यह संभव है कि सरकार हर एक डॉक्टर को पेपरलेस कर दे और कहे कि तुमने जो पेपर बनाना है, वो जो कुछ तुमने कहना है वो आभा आईडी पर डालिए। हर व्यक्ति की आभा आईडी, अभी तो भारत में एसआईआर और ये सब चल रहा है, जिस दिन ये सॉल्व होगा उस दिन आभा आईडी ही होगी और डॉक्टरों के पर्चे खत्म हो जाएंगे। वो उस पर डाल दी जाएगी। आप फार्मास्यूटिकल उस पर जाइए, मेडिकल पर जाइए, वहां अपनी आभा आईडी बताइए, वो 10 मिनट के लिए खुलेगी। 10 मिनट के खुलने के बाद वहां से आपका मेडिसिन वो निकाल कर देगा, मेडिसिन का पर्चा उसी पर लगा देगा और वो मेडिसिन आप लीजिए। डॉक्टर और अब लैब और सबको एक साथ इंटीग्रेट करने की व्यवस्था सरकार कर रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके। और ये जो आपको जुकाम हो गया है और टेस्ट उसने पूरी जहुआवर पूरी बॉडी के गिनवा करवा डाले 70, और ये कहा कि मैं फीस तो लेता नहीं हूं लेकिन टेस्ट लिख दिए उसने 70,000 के, तो मालूम पड़ा आदमी मर ही जाएगा। इसके अलावा आयुष रिनाइसेंस पर सरकार बहुत काम कर रही है और आयुष रिनाइसेंस पर अभी मैं बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्राइसिंग टैगिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है उसमें सरकार ने क्या कहा। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूं कि आज सरकार कितना प्रयास कर रही है कि आपको कैसे स्वस्थ किया जाए या डॉक्टरों की गुंडागर्दी से, डॉक्टरों के इस मकड़ जाल से कैसे बचाया जाए। और डॉक्टरों ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, गजब गजब की बातें कही हैं जो आपको समझ में आएंगी। इसमें सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री 2014 में एस्टेब्लिश की, फिर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मतलब एम्स की तर्ज पर। जामनगर इंस्टीट्यूट ग्रांटेड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जामनगर में एक इंस्टीट्यूट खोला है और यह कहा है कि आयुष की यानी कि आयुर्वेद की जितनी दवाई हैं, आईसीएमआर, सीएसआईआर, इनके सहयोग से उसको वो एस्टेब्लिशमेंट मिलना चाहिए, वो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए जो बाकी दवाओं को है। सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी के लिए इकोनॉमिक मतलब आयुष प्रीमियम मार्क इंश्योरिंग मार्केट प्योरिटी कर दी है कि भाई ऐसा हो कि आयुष के जो डॉक्टर से आप दवा इलाज करवाएंगे तो फिर वो इंश्योरेंस कवर होता है। दूसरी बात यह है कि एम्स सहित देश भर के सभी अस्पतालों में आयुष का एक केंद्र खोला जा रहा है। आप चाहें तो अंग्रेजी दवा वाले डॉक्टर के पास जाइए, चाहें तो आप आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाइए। हर एक केंद्र में एक आयुष का डॉक्टर होगा। आयुष के डॉक्टरों की हमारे पास कमी हो गई है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी फीसें बहुत बढ़ गई, उनकी दवाएं भी बहुत महंगी होंगी, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट को जरूरत है पूरे देश में आयुष के वो खुलने हैं। डॉक्टर हमारे पास है नहीं क्योंकि हमारे पास भाग दौड़ तो एमबीबीएस की तरफ होती है, उधर आयुष की तरफ या आयुर्वेद की तरफ लोग कम जाते हैं। लेकिन सरकार पूरे देश में आयुर्वेदा के केंद्र आयुर्वेद डॉक्टर्स के केंद्र खोल रही है और सभी प्रकार की मेडिसिन मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन के अनुसार उसको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के मूड में है। इसके साथ ही ग्लोबल आयुर्वेदा लीडरशिप के लिए सरकार ने जामनगर में एक इंस्टीट्यूट खोला है। WHO का ग्लोबल सेंटर है, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पर काम कर रहा है, यानी कि भारत की मेडिसिन को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करना। जिस दिन ये हमारा आयुष, जिस दिन हमारा आयुर्वेद इसमें रिकॉग्नाइज हो गया, आप समझ लीजिए कि आयुर्वेदा फाइनल इलाज करता है, जड़ से इलाज करता है और पूरे विश्व में जिस दिन इसकी पब्लिसिटी होगी उस दिन बाकी डॉक्टरों का क्या होगा, ये सोचने की बात है। अल्टीमेट सिंथेसिस कर दी, इंटीग्रेटिव मेडिसिन के भी केंद्र खोल दिए गए। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी खोले गए जिसमें आयुर्वेद का डॉक्टर भी होगा और इंग्लिश डॉक्टर भी हो, दोनों मिलकर इलाज करेंगे। यानी कि अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो वो करेंगे और बाकी की चीजों की जरूरत है तो वो करेंगे। ये केंद्र खोलने की कोशिश की जा रही है और हेल्थ केयर के मामले में भारत सरकार पूरी शक्ति से लगी। अब मैं फिर से आता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आई उसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जो नियम है 2012 में उन्होंने जो नियम 9(2) करके जो क्लॉज जोड़ा है उसको चैलेंज किया है। यानी कि उसमें उन्होंने कहा कि जब सरकार ये तय करेगी फीसेस, हालांकि अभी सरकार ने तय नहीं किया है, सरकार ने कहा ये प्रोसेस में है, हम इस पर काम कर रहे हैं। चूंकि हेल्थ राज्य का भी विषय है इसलिए हम राज्यों के साथ भी इस पर बैठकें कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टरों की या हॉस्पिटल्स की फीसेस या उनके पर्चों को लिमिट किया जा सके और उनकी एक सीमा बनाई जा सके। यहां से लेकर यहां तक ही आप
इनसे फीस ले सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट आए तो उन्होंने कहा कि साहब सरकार ये गलत कर रही है। एक बात तो ये है कि आर्टिकल 19 के तहत मेरे व्यापार करने के अधिकार को ये रोक रहे हैं। राइट टू प्रोफेशन, राइट टू ट्रेड मेरा फंडामेंटल राइट है, हॉस्पिटल कह रहे हैं मेरा फंडामेंटल राइट है, और डॉक्टर क्यों नहीं कमा सकते? बात तो सही है, लेकिन सरकार ने कहा कि ये जो हेल्थ है ये नेशनल इशू है, ये व्यापारिक, इसमें लिमिटेड व्यापारिक स्कोप होता है। भारत में इसमें लिमिटेड ट्रेड स्कोप है। आप खुला दुकान नहीं खोल सकते, आप किसी से भी कुछ भी ले लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी आती है, हम आधुनिक मशीनें लेकर आए हैं बहुत खतरनाक टाइप की, ये अरबों रुपए की मशीनें आती हैं, उसमें इलाज करवाना और एक सामान्य डॉक्टर के यहां इलाज करवाना, इन दोनों में फर्क है, इसलिए कैप नहीं लगाई जानी चाहिए। हम आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह कहा कि हम कोई कैप नहीं लगा रहे हैं, हम एक लिमिट तय कर रहे हैं, इतने से लेकर इतने। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में जाता है, मालूम पड़ा निकला मुर्दा, मैं समझता हूं कि वो निकला मुर्दा और उसका घर लुट गया, घर वालों को भी वो अनाथ कर गया और धन से भी अनाथ कर गया। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल ने उसको 20 दिन रख लिया था अपने आईसीयू में। इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 2012 के तहत केंद्र सरकार इनकी कैप तय कर रही है। और केंद्र सरकार ने पुरजोर इसका समर्थन किया है कि हमारे देश के अंदर मेडिकल लाइन में, क्लिनिकल लाइन में लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, या जो उनकी लूटपाट हो रही है, या जो वो बर्बाद हो रहे हैं, वो कंट्रोल किए जाने चाहिए। अब ये मशीनों का जो खेल है वो तो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस का चक्कर है। ग्लोबल मार्केट फोर्सेस का मतलब यूएस इस तरह की मशीनें बनाता है, यूरोप इस तरह की मशीनें बनाता है, और फिर उसी तरह की मेडिसिन पहले खिलाकर बीमार करता है और फिर टेस्ट करके निकालता है। तो फिर भारत सरकार ये कह रही क्यों ना नमज पकड़कर सब जान जाए, इन मशीनों की जरूरत ही ना पड़े। क्यों ना हम अब आयुष को इतना बड़ा कर दें कि नमज पकड़कर डॉक्टर समझ जाए, सरकमस्टांस देखकर डॉक्टर समझ जाए कि इसका इलाज क्या करना है और इसको कौन सी जड़ी बूटी खिलानी। अपने पूर्वजों के विषय में मैं आपको बता दूं कि हमारे पूर्वजों ने किचन में विज्ञान ढूंढा, हमारे पूर्वजों ने सारा आयुष आपके किचन में रख दिया। हब्स की लोगों को जानकारी, आज भी अगर वनवासी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वो उनके पास डॉक्टर नहीं होते, लेकिन उनको हब्स का ज्ञान होता है, उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है कि कौन सी खाने से क्या बीमारी खुलती है, निकलती है, बैठती है। कान में डालने वाली, टुड़ी में लगाने वाली, नाक में डालने वाली, आंख में डालने वाली, मलने वाली, खाने वाली, और कौन सा खाना खाया जाए, कौन सी चीज फायदा करेगी, कौन सी नुकसान करेगी, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, कैसे नहीं बढ़ेगी, ये सारी चीजें फल फ्रूट औषधियों के माध्यम से भारत को तैयार किया गया था। हर व्यक्ति इस बात को जानता था। और हमारे यहां का नाई वो तो ऑपरेशन कर देता, वो तो ओटी चलाता था, क्योंकि उसका हाथ सदा हुआ होता था, तो वही ओटी चलाकर काम चला लेता था। ऐसा भी कुछ राइटर्स कहते हैं। भारत में आयुष की आवश्यकता दुकान पर नहीं, आयुष की प्रिपरेशन घर में करने की जरूरत है। मैं समझता हूं सरकार के साथ आह्वान करना चाहिए कि आयुष की जो शिक्षा है, जो भी रिकॉग्नाइज होता जाता है, उसकी शिक्षा पहले क्लास से छोटे बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। कौन सी चीज खाने से स्वास्थ्य में क्या फर्क पड़ता है, कौन सी चीज छोड़ना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, बॉडी के साथ कंपेटिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ग्रह विज्ञान में आती हैं, घरों में होती हैं और हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें भारत में प्रबोधन चल रहा है। बाबा रामदेव जैसे बहुत सारे संत इसका प्रबोधन कर रहे हैं आयुर्वेद का। फिर इसका मतलब यह है कि भारत में जैसे काढ़ा 64 कोविड के दौरान आयुष 64 बनाया था, यानी कि कोविड में कोई दवा काम नहीं कर रही थी, आयुष मंत्रालय ने काढ़ा बना कर दिया था। वो काढ़ा ही पूरे देश में मेडिसिन की तरह चल रहा था, और वह काढ़ा ही अंतिम सत्य की तरह निकल कर आया, और उसने ही देश भर को आराम दिया था। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को ये जो आयुष मंत्रालय या फिर जो हमने ग्लोबल सेंटर खोला है जामनगर में, गुजरात में, उसकी जैसे जैसे रिसर्च आती हैं वो नॉर्मलाइज, जनरलाइज कर देनी चाहिए, और ये इस इंडस्ट्री को विदेशियों के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी कि विदेशों में डॉक्टर हमारे काम करेंगे, हमारे यहां ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। आप समझ लीजिए भारत में एजुकेशन का पार्ट हमेशा से यही रहा। 1836 के बाद ये सब बदला।
और हम बर्बाद होते चले गए, हम इंडस्ट्री के हाथों बिकते चले गए और कई एक इंडस्ट्रियां ऐसी आई जिसने हमको कंगाल कर दिया और वो बड़े हो गए। भारत सरकार उसकी कोशिश कर रही है, इसीलिए भारत सरकार ने प्राइस टैग लगाने के लिए ये रूल 2012 बनाया है। और अब भारत सरकार जैसे ही इनको शॉर्ट आउट कर लेती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो तो देखा जाएगा, लेकिन जैसे ही शॉर्ट आउट राज्यों के साथ कर लेती है तो सरकार कैप लगाने के लिए, उसका रेट फिक्स करने के लिए, जैसे आप रेट फिक्स देते हैं लेबर का कि भाई लेबर इतने से कम में नहीं जा सकती, वैसे ही ये भी तय करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आपको इस विषय पर कुछ कहना है? मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं मेडिकल फील्ड का नहीं हूं, मुझे भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये जो रिसर्च है वो हमारी टीम ने निकाल के दी और उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है, कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता लगती तो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर से लिखिएगा, हमको बताइएगा। आप आपस में भी डिस्कशन करिए, एक दूसरे को उसमें इन्वॉल्व करिए और उसको शेयर करके कहिए कि मैंने ये कमेंट किया है, इसका जरा जवाब यहीं पर लिख दें। इससे चैनल भी बढ़ता है, हमारी रिसर्च टीम को खुशी मिलती है, हमारी टीम उत्साहित होती है और मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन हमारे फ़ोन पर मत डालिए, क्योंकि वो मैं जुडिशल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ, हायर जुडिशल सर्विसेज को पढ़ाता हूँ, कंसल्टेंसी के काम करता हूँ, मतलब लीगल कंसल्टेंसी के लिए लोग मुझे कंसल्ट करते हैं, जिसको पेड मैं सलाह देता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। और इसके अलावा मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ जुडिशल सर्विसेज, हायर जुडिशल सर्विसेज, जजेस प्रमोशन के लिए, इसलिए व्यस्तता बहुत रहती है। आप यकीन करिए, एक एक दिन में 10-10 लाख मैसेज आते हैं, मेरा फोन, मेरा सिस्टम हैंग कर जाता है। बच्चे जो हमसे जेन्युइन कांटेक्ट करना चाहते हैं वो भी बेचारे नहीं कर पाते क्योंकि फोन खोलता ही नहीं। इसलिए ऐसा मत करिए, कृपया करके इन विषयों को यहीं पर शॉर्ट आउट करिए। हमारी टीम अगर उसको देखेगी, हम आजकल तो एआई का जमाना है, एआई से वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनके वहां जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।